अगले कुछ दिन यूनिवर्सिटी में काफी मसरूफ गुजरे। फाइनल इम्तिहानात सर पर थे, इसलिए कॉरिडोर्स और लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स का हुजूम आम दिनों से ज्यादा था। अनाया अब अपनी पढ़ाई को लेकर काफी संजीदा हो चुकी थी, इसीलिए वो ज्यादातर वक्त क्लासरूम या लाइब्रेरी में नोट्स तैयार करने में गुजारती। बुध की एक दोपहर अनाया क्लासरूम में अकेली बैठी अपने रजिस्टर पर तेजी से कुछ लिख रही थी, जब उनकी क्लास का एक स्टूडेंट दानियाल हाथ में अपनी किताब लिए उसके पास आया। दानियाल यूनिवर्सिटी में अपनी खुश मिजाजी और हद से ज्यादा फ्रैंक होने की वजह से जाना जाता था। हेलो अनाया, दानियाल ने बिना पूछे उसके साथ वाली कुर्सी खींची और बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। अनाया ने चौंक कर उसे देखा और मुरव्वत में मुस्कुरा दी। जी दानियाल, कुछ चाहिए? यार, ये जो सर शहरयार ने कल एडवांस्ड काइनेटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था, मुझे उसके कुछ ग्राफ समझ नहीं आ रहे। पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हारे नोट्स परफेक्ट होते हैं। क्या मैं तुम्हारा ये रजिस्टर थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? दानियाल ने बात करते हुए अपना हाथ मेज पर रखा, जो अनाया के हाथ से महज चंद इंच के फासले पर था। उसका लहजा जरूरत से ज्यादा दोस्ताना था। हाँ बिल्कुल, तुम ये ले सकते हो। अनाया ने अपना रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया और शाइस्तगी से थोड़ा पीछे हट गई। थैंक्स यार, तुम सच में बहुत हेल्पफुल हो। दानियाल ने रजिस्टर लेते हुए जानबूझकर अपनी उंगलियां अनाया के हाथ से छुआ दी। अनाया को उसका ये अंदाज कुछ अजीब लगा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी किताबें समेटने लगी। मैं अब चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। अरे रुको तो, इतनी जल्दी क्या है? दानियाल ने मुस्कुराकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और उसके कंधे के करीब झुककर बोला, अगर तुम मुझे ये 2 फॉर्मूले यहीं समझा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक उसी लम्हे क्लासरूम के खुले दरवाजे पर प्रोफेसर शहरयार खान आकर रुक गए। उनके एक हाथ में लैपटॉप बैग था और दूसरे हाथ की उंगलियां कार की चाबी पर जमी हुई थीं। जैसे ही उनकी नजरें दानियाल पर पड़ी, जो अनाया के बिल्कुल करीब झुका हुआ था, शहरयार के चेहरे के तासुरात सेकंडों में बदल गए। उनकी उकाबी आंखें गुस्से से यकदम गहरी हो गईं और कल्फ लगी सफेद शर्ट के नीचे उनका चौड़ा सीना तेजी से चलने वाली सांसों की वजह से तन गया। शहरयार ने एक भारी और कड़कदार कदम क्लासरूम के अंदर रखा। उनके जूतों की आहट सुनते ही दानियाल घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया और अनाया का दिल जैसे सीने में धक से रह गया। मिस्टर दानियाल, शहरयार की रोबदार और सर्द आवाज गूंजी। क्लास का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फोटोस्टेट शॉप से लें। किसी दूसरे स्टूडेंट का वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। लीव द क्लास राइट नाउ। दानियाल ने डरते हुए जल्दी से अपना बैग उठा लिया। सॉरी सर। वो अनाया का रजिस्टर मेज पर छोड़कर तेज कदमों से बाहर निकल गया। क्लासरूम में अब सिर्फ शहरयार और अनाया रह गए थे। शहरयार ने अपना लैपटॉप बैग मेज पर पटका, जिसकी कड़कदार आवाज से अनाया सहम गई। वो चलता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब आया। उसके चेहरे पर बला का जलाल था। उसने अनाया की कलाई को अपनी मजबूत और गर्म गिरफ्त में जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि अनाया का नाजुक वजूद सीधा उसके चौड़े सीने से जा टकराया। शहरयार, आपको गुस्सा आ रहा है? अनाया ने धड़कते दिल के साथ उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा अनाया, मुझे शदीद तपिश महसूस हो रही है। शहरयार ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर धीमी मगर गजबनाक आवाज में कहा, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई दूसरा लड़का नोट्स के बहाने तुम्हारे इतना करीब आने की कोशिश करे। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे इस पास का ये फासला सिर्फ मेरा है। अनाया ने अपना दूसरा हाथ शहरयार के बाजू पर रखा, जहां उसके गुस्से की वजह से रगें उभरी हुई थीं। वो तो बस नोट्स मांग रहा था शहरयार। वो क्या मांग रहा था ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। शहरयार ने अपनी उंगलियों से अनाया की ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। आज के बाद तुम क्लासरूम में किसी भी लड़के के साथ अकेली नहीं बैठोगी।
अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे बात करे। अगर मैंने दोबारा किसी को तुम्हारे इस कदर करीब देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मिसेस शहरयार खान। उसने अनाया को अपनी बाहों के हिसार में इतनी सख्ती से भींचा कि अनाया की सांसें उसके सीने की गर्मी में उलझ कर रह गईं। अनाया को उस वक्त एहसास हुआ कि उसके इस हिटलर शौहर की मोहब्बत जितनी गहरी थी, उसकी पॉजिटिवनेस और गैरत उतनी ही कड़ी और जानलेवा थी। हवेली के पुरसुकून दिन एक बार फिर उस वक्त तनाव का शिकार हो गए जब जुमे की सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों के दरमियान एक छोटी सी बात पर बहस छिड़ गई। हुआ कुछ यूं था कि अनाया ने रात को लॉन्च की सफाई करते हुए शहरयार की एक इंतहाई अहम रिसर्च फाइल, जिस पर वो पिछले 3 महीनों से काम कर रहा था, आम कागजात समझकर कचरे वाली टोकरी में डाल दी थी। सुबह जब शहरयार को वो फाइल ना मिली और उसे मालूम हुआ कि अनाया ने उसे रद्दी समझकर फेंक दिया है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि रहीम चाचा ने वक्त पर वो फाइल टोकरी से निकालकर महफूज कर ली थी, लेकिन अनाया की इस लापरवाही और नादानी ने शहरयार को शदीद गुस्से में ला दिया था। अनाया, आखिर तुम कब तक इतनी गैर जिम्मेदार रहोगी? शहरयार ने फाइल मेज पर पटकते हुए अक्खड़ और सख्त लहजे में कहा। ये कोई आम कागजात नहीं थे, मेरी 3 महीनों की मेहनत थी इसमें। अगर रहीम चाचा इसे ना निकालते तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट जाया हो जाता। शहरयार, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना? अनाया ने भी जिद में आकर अपना चम्मच प्लेट पर पटका और मुंह बिसूर लिया। वो मेज पर इतने बिखरे हुए पड़े थे कि मुझे लगा रद्दी है। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अब मिल तो गई है ना फाइल? बात मिलने की नहीं, तुम्हारी इस नादान और लापरवाह आदत की है जो बदलने का नाम नहीं ले रही। शहरयार ने सर्दी से कहा। अपने माथे पर पड़े बलों के साथ उठ खड़ा हुआ और अपनी डायरी उठाई। गाड़ी 15 मिनट में निकल रही है, तैयार हो जाओ। अनाया को अपनी गलती पर शर्मिंदगी तो थी, लेकिन शहरयार का ये सबके सामने डांटने वाला आमिराना अंदाज इतना बुरा लगा कि उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए। मैं आपके साथ नहीं जा रही, आप जाइए। शहरयार ने उसे एक गहरी कांटदार नजर से देखा। उसके लब सख्ती से भींच गए। जैसा तुम चाहो मिसेज अनाया। वो अपने रिवायती जलाल के साथ अकेला ही हवेली से निकल गया। गुस्से और अना की इस जंग में अनाया ने हवेली में जानबूझकर वक्त जाया किया। जब वो लोकल रिक्शे में यूनिवर्सिटी पहुंची तो 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और 12 बजे ठीक प्रोफेसर शहरयार खान का सबसे अहम लेक्चर शुरू होना था। अनाया कॉरिडोर में भागती हुई एकेडमिक हॉल की तरफ बढ़ी। उसका सांस फूला हुआ था और दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वो क्लासरूम के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से शहरयार की कड़कदार आवाज गूंजी। तो आज का हमारा टॉपिक है 12:10 हो चुके थे। अनाया ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर हाथ रखा और उसे थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। पूरी क्लास, जिसमें सहर और दानियाल भी शामिल थे, खामोशी से शहरयार को सुन रही थी। शहरयार ने हाथ में चौक लिए बोर्ड पर लिखते हुए रुख मोड़ा। उसकी ब्रांडेड ग्रे सूट में मलबूस शख्सियत उस वक्त गुस्से से तप रही थी। उसकी उकाबी नजरें सीधी दरवाजे पर खड़ी अनाया पर पड़ी। अनाया ने मासूमियत से कहा, सर, मे आई कम इन? शहरयार ने चौक मेज पर पटका, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने ऐनक उतारी और उसका चेहरा बला के जलाल से सुर्ख हो गया। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर पूरी क्लास के सामने, जहां 50 स्टूडेंट्स मौजूद थे, अनाया को मुखातिब किया। मिस अनाया रहमान। शहरयार की भारी और रोबदार आवाज कड़कदार बिजली की तरह हॉल में गूंजी। आपको लगता है ये कोई पार्क है जहां आप अपनी मर्जी के वक्त पर सैर करने आएंगी? ये प्रोफेसर शहरयार खान की क्लास है। यहाँ 12 बजने का मतलब 12 ही होता है। अनाया का रंग सेकंडों में फक हो गया। पूरी क्लास में मुर्गी मारे सब तमाशा देख रहे थे। सर, वो रिक्शा लेट। मुझे आपके बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शहरयार ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई सख्त और बेरहम लहजे में कहा। आप टॉपर हो या कोई आम स्टूडेंट, रूल सबके लिए बराबर हैं। पूरी क्लास का वक्त जाया करने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती।
गो एंड स्टैंड आउटसाइड। आपको क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। शहरयार। अनाया के मुंह से धीमी आवाज में उसका नाम निकलने ही लगा था कि शहरयार ने मेज पर हाथ मारा। I said leave my class right now। उसकी आवाज का जलाल इतना शदीद था कि अनाया की आंखों से आंसुओं का पहला कतरा टपक पड़ा। सबके सामने इस तरह डांट खाने और क्लास से निकाले जाने की जिल्लत अनाया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने अपने होंठ को दांतों तले दबाया ताकि उसकी सिसकी ना निकले। अपना रजिस्टर सीने से भींचा और झटके से दरवाजा बंद करके कॉरिडोर की तरफ भाग गई। पीछे क्लासरूम में शहरयार ने एक गहरा गसीला सांस लिया और दोबारा बोर्ड की तरफ मुड़ गया, मगर उसके हाथ में पकड़ा चौक इस बार उसकी अपनी ही उंगलियों के दबाव से टूटकर तो टुकड़े हो गया। उसने अपनी बीवी को सजा तो दे दी थी, लेकिन इस सजा की तपिश अब खुद उसके अंदर भी आग लगा रही थी। क्लासरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा जिस रफ्तार से बंद हुआ था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से अनाया के आंसू उसके गालों पर बह निकले थे। कॉरिडोर में चंद गुजरते हुए जूनियर्स ने जब उसे इस हाल में देखा, तो अनाया ने शर्मिंदगी और सदमे से अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाया और तेज कदमों से चलती हुई यूनिवर्सिटी के अकबी लॉन की तरफ भाग गई। वो एक सुनसान कोने में लगी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। आज शहरयार ने सबके सामने उसका नाम लेकर उसे बाहर निकाल दिया था। क्या एक बीवी की अपने शौहर के सामने यही औकात थी? उसका दिल शहरयार के लिए शदीद तकलीफ और गुस्से से भर चुका था। जब प्रोफेसर शहरयार खान के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ, तो सहर भागती हुई उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, लेकिन अनाया ने उससे भी कोई बात नहीं की। उसने झटके से अपने आंसू साफ किए, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। उसका रुख हवेली की तरफ नहीं था। वो इतनी शदीद हर्ट हुई थी कि उसने किसी को भी, यहाँ तक कि रहीम चाचा या अपने अब्बू को भी कुछ नहीं बताया, और शहर के दूसरे कोने में रहने वाली अपनी एक दूर की कजिन के यहाँ चली गई, जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था। शाम के 5 बज चुके थे। प्रोफेसर शहरयार खान की काली एसयूवी जब हवेली के पोर्च में आकर रुकी, तो उसका गुस्सा अब पछतावे में बदल रहा था। उसे बार बार अनाया का वो रोता हुआ मासूम चेहरा याद आ रहा था, जो उसकी कड़क आवाज सुनकर सहम गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि घर जाकर उसे पास बिठाएगा और समझाएगा कि यूनिवर्सिटी में रूल्स उसकी मजबूरी हैं। वो जैसे ही हवेली के लॉन्स में दाखिल हुआ, वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। मेज पर चाय के 2 कप नहीं थे और न ही अनाया अपने रजिस्टर के साथ वहां बैठी थी। शहरयार ने बेडरूम का रुख किया, लेकिन वहां भी खामोशी थी। शाम ढलकर रात के 8 बज गए, लेकिन अनाया का कुछ पता नहीं था। शहरयार ने परेशानी में रहीम चाचा को बुलाया। रहीम चाचा, अनाया अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। आपने ड्राइवर को भेजा था? छोटे साहब, बीबी जी तो यूनिवर्सिटी से हवेली आई ही नहीं है। मैंने सोचा वो आपके साथ ही होंगी, रहीम चाचा ने हैरत से कहा। शहरयार का दिल एकदम जोर से धड़का। उसने फौरन अनाया के अब्बू को फोन मिलाकर पूछा, लेकिन वहां से पता चला कि अनाया वहां भी नहीं गई। उसने सहर को फोन किया, मगर सहर ने भी यही कहा कि वो लेक्चर के बाद गुस्से में कहीं निकल गई थी। अनाया का फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे और शहरयार खान पूरे कमरे में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। परेशानी की वो लहर जो शाम को शुरू हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक शदीद गजब और गुस्से में तब्दील हो रही थी। शहरयार का चेहरा अब पछतावे के बजाय शदीद जलाल से सुर्ख हो रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां इस हद तक भींच गईं कि उसकी रगें उभर आईं। अपनी नादानी और लापरवाही की इंतहा कर दी तुमने अनाया। शहरयार ने गुस्से से दांत पीसते हुए हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल मेज पर पटका, जिसके शीशे पर बाल आ गए। तुम मुझसे नाराज थीं, तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना चाहिए था, लेकिन यूं बिना किसी को बताए अपना फोन बंद करके गायब हो जाना, ये कोई खेल नहीं है। उसकी गैरत और उसके उसूलों को अनाया के इस अक्खड़पन ने एक बार फिर हिलाकर रख दिया था। उसका वो खौफ जो अनाया के गुम होने का था, अब उसके गुस्से के नीचे दब चुका था। मैं तुम्हें ढूंढ तो निकालूंगा मिसेस अनाया शहरयार खान,
लेकिन याद रखना, इस बार इस संगीन लापरवाही पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शहरयार ने अपने कोट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए इंतहाई अक्खड़ और सर्द लहजे में खुद से अहद किया। अब वो खुद अनाया से शदीद नाराज हो चुका था और ये लड़ाई अब हवेली के रूल से बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन प्रोफेसर शहरयार खान के लिए वक्त जैसे रुक गया था। उसका गुस्सा अब एक या दो तपते हुए लावे की तरह उसके अंदर उबल रहा था, जिसमें परेशानी और खौफ की आंच भी शामिल थी। उसने एक बार फिर अनाया का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से वही सपाट रिकॉर्डेड आवाज आई। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। शहरयार ने गुस्से से फोन सीट पर पटका, गाड़ी की चाबी उठाई और तूफानी कदमों के साथ हवेली से बाहर निकल गया। वो इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उसने सबसे पहले शहर के उन तमाम रास्तों और अस्पतालों का चक्कर लगाया जहां किसी हादसे का खदशा हो सकता था, क्योंकि उसका दिल अंदर से बुरी तरह डर रहा था। उसके बाद वो शहर के घर पहुंचा और आधी रात को उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शहर और उसके घर वाले शहरयार के इस जलाल और परेशान हालत को देखकर सहम गए। सर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वो बस इतना कह रही थी कि वो हवेली नहीं जाएगी। शहर ने डरते हुए हाथ जोड़े। शहरयार ने एक गहरा और सर्द सांस लिया, बिना कुछ कहे मुड़ा और दोबारा गाड़ी में आ बैठा। उसने अनाया के अब्बू के घर के बाहर 2 चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ लाइट्स बंद थीं, जिसका मतलब था कि अनाया वहाँ नहीं पहुँची थी और उसके बूढ़े बाप को अब तक इस तूफान की खबर नहीं थी। कहाँ हो तुम अनाया? शहरयार ने स्टीयरिंग पर इतने जोर से हाथ मारा कि हॉर्न की तेज आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उसकी सुर्ख और जागी हुई आंखों में उस वक्त खौफ से ज्यादा एक शदीद कटीली नाराजगी थी कि अनाया ने अपनी जिद में आकर उन दोनों के रिश्ते को सड़क पर ला खड़ा किया था। सुबह के 4:30 बज रहे थे। अफ्क पर हल्की सी सफेदी नमूदार हो रही थी जब शहरयार थका हारा अपनी आस्तीनें चढ़ाए हवेली के लॉन्ज में आकर सोफे पर ढेर हो गया। उसका कलफ लगा सूट अब सलवटों से भर चुका था और चेहरे पर रात भर की मुसाफत और गुस्से की थकन वाज़ेह थी। ठीक उसी लम्हे मेज पर पड़ा उसका फोन जोर से वाइब्रेट हुआ और उस पर अनाया के अब्बू रहमान साहब का नाम चमकने लगा। शहरयार ने झटके से फोन उठाया और कान से लगाया। हेलो अब्बू, उसकी आवाज में बेख्तियारी थी। शहरयार बेटा, दूसरी तरफ से रहमान साहब की कमजोर और निढाल आवाज आई। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रहा हूँ। अभी अभी मुझे मेरी भांजी मरियम का फोन आया था, शहर के दूसरे कोने से। शहरयार का पूरा वजूद एकदम स्ट्रेट हो गया। मरियम, क्या अनाया वहाँ है? हाँ बेटा, अनाया रात को मरियम के घर पहुँच गई थी। रहमान साहब ने एक पशेमान सांस लिया। वो बहुत रो रही थी और मरियम से कह रही थी कि किसी को न बताए। मरियम ने जब सुबह मुझे फोन पर सब बताया तो मेरी तो जान ही निकल गई। वो बच्ची है शहरयार, पता नहीं किस बात पर नाराज होकर इतनी दूर अकेली रिक्शे में चली गई। तुम परेशान मत होना, वो महफूज है। शहरयार के चेहरे पर अनाया के मिलने का इत्मीनान तो आया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके लब सख्ती से भीज गए और उसका पूरा चेहरा गुस्से से तपने लगा। जी अब्बू, बहुत शुक्रिया, आप परेशान मत हो, शहरयार ने अपनी आवाज को जबरदस्ती पुरसुकून रखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें उस वक्त किसी जल्लाद की तरह चमक रही थीं। मैं देख लेता हूँ उसे। उसने फोन बंद किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। अनाया का ये अक्खड़पन, ये बचपना कि वो अपनी कजिन के घर जाकर छुप जाए और पूरे खानदान को उछाल कर रख दे, शहरयार खान के उसूलों और उसकी गैरत पर सबसे बड़ा वार था। तो तुम मरियम के घर छुपी बैठी हो, मिसेस अनाया शहरयार खान? शहरयार ने चाबी उठाई और इस बार उसके कदमों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक सर्द कड़कदार जलाल था जिसका सामना करना अब अनाया के बस की बात नहीं थी। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे जब शहरयार की काली एसयूवी मरियम के घर के बाहर एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। गाड़ी का दरवाजा जिस सख्ती से बंद हुआ वो शहरयार के अंदर के तपते हुए लावे का पता दे रहा था।
उसने अपने कोट के बटन बंद किए, अपनी ऐनक दुरुस्त की और भारी कड़कदार कदमों के साथ मरियम के पोर्च की तरफ बढ़ा। मरियम ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने प्रोफेसर शहरयार खान की वजी मगर खौफनाक हद तक सर्द शख्सियत को देखकर उसके होश उड़ गए। सर, आप? मरियम के मुंह से नादानिस्ता तौर पर वही लफ्ज निकला जो वो यूनिवर्सिटी में कहती थी। अनाया कहाँ है? शहरयार की आवाज में कोई सलाम दुआ नहीं थी, सिर्फ एक काटदार हुक्म था। वो अंदर कमरे में है। मरियम ने डरते हुए रास्ता छोड़ दिया। शहरयार किसी से इजाजत लिए बगैर सीधा लॉन्ज को पार करता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा अध खुला था। अंदर अनाया बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसकी आंखें रात भर रो रो कर सूजी हुई थीं और बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने शहरयार के मुख्तस जूतों की आहट सुनी, उसने चौंक कर सर उठाया। सामने शहरयार को खड़ा देखकर खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जिद का खोल चढ़ा लिया। मरियम, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अनाया ने खड़े होते हुए मरियम को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शहरयार ने एक सर्द नजर मरियम पर डाली। मरियम, हमें 5 मिनट अकेले छोड़ दो। उसके लहजे का रोब ऐसा था कि मरियम फौरन बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। शहरयार चलता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब आया। उसकी सुर्ख, जागी हुई आंखें और चेहरे की तपिश बता रही थी कि वो किस मिट्टी से गुजरकर यहाँ पहुंचा था। उसने बिना कोई वक्त जाया किए अनाया का बाजू अपनी मजबूत और तपती हुई गिरफ्त में जकड़ा। छोड़े मुझे। क्या करने आए हैं यहाँ? यूनिवर्सिटी में सबके सामने तमाशा बनाकर दिल नहीं भरा आपका? अनाया ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शहरयार की गिरफ्त लोहे की तरह कड़ी थी। जबान बंद रखो अपनी, मिसेज अनाया। शहरयार की भारी आवाज धीमी मगर इतनी गजबनाक थी कि कमरे की दीवारें लरस गईं। उसने जबरदस्ती अनाया को अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि उसका नाजुक वजूद शहरयार के सख्त सीने से जा टकराया। तुम्हें क्या लगा था? तुम अपनी जिद में आकर अपना फोन बंद करके बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में अकेली सड़कों पर निकल जाओगी और मैं तुम्हारा लाड़ उठाऊंगा? तो और क्या करती मैं? आपने मेरी तजलील की सबके सामने। अनाया ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारे। मैंने तुम्हें तुम्हारी लापरवाही की सजा दी थी, जो एक प्रोफेसर का हक था। शहरयार ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों के सख्त दबाव से ऊपर उठाया। उसकी आंखों का जलाल अनाया के चेहरे को झुलसा रहा था। लेकिन तुमने जो किया वो एक बीवी की बदतरीन नाफरमानी और लापरवाही है। तुमने रात भर मुझे, अपने बूढ़े बाप को और रहीम चाचा को जिस अजाब से गुजारा है, उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी होगी। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अनाया ने चीखना चाहा, लेकिन शहरयार ने उसकी एक न सुनी। उसने झटके से अनाया का बैग उठाया, उसकी कलाई को मजीद सख्ती से दबोचा और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर की तरफ खींचता हुआ ले गया। मरियम लॉन्स में खड़ी सहम कर ये तमाशा देख रही थी, लेकिन प्रोफेसर शहरयार खान के इस जलाल के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो अनाया को तकरीबन घसीटता हुआ पोर्च तक लाया, गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला और उसे जबरदस्ती सीट पर धकेल कर दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि शीशा झनझना उठा। वो खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, रेस पर पैर रखा और गाड़ी एक भयानक चीख के साथ मरियम की गली से बाहर निकल गई। अनाया सीट से लगी सिसकियां ले रही थी, जबकि शहरयार की नजरें सामने सड़क पर जमी हुई थीं और उसके चेहरे की सर्द मुहर खामोशी ये बता रही थी कि हवेली पहुंचकर अब अनाया के इस अक्खड़पन का हिसाब बहुत सख्त होने वाला था। हवेली तक का सफर एक ऐसे तूफान का पेश खैमा था जो अब फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। गाड़ी जैसे ही पोर्च में रुकी, शहरयार ने चाबी निकाली और बिना एक पल जाया किए अनाया की तरफ मुड़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अनाया को बाजू से पकड़ा और उसे तकरीबन उठाते हुए पोर्च से लॉन्ज और फिर सीधा ऊपर बेडरूम की तरफ ले गया। अनाया मुसलसल उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही थी। शहरयार, छोड़े मुझे, मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़े। बेडरूम में दाखिल होते ही शहरयार ने अनाया को बेड की तरफ धकेला।
अनाया उछलकर बेड पर जा गिरी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ गए। शहरयार ने पीछे मुड़कर बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि उसकी कड़कदार आवाज से हवेली की दीवारें हिल गईं। उसने लॉक घुमाया और चाबी वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पटक दी। अब बोलो, जो कुछ बोलना है यहाँ मेरे सामने बोलो। शहरयार ने अपने कोट को उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाते हुए अनाया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चौड़ा सीना गुस्से और तेज सांसों की वजह से बुरी तरह तन गया था। अनाया बेड पर बैठकर गुस्से से कांपती हुई अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखने लगी। मैं क्या बोलूं? आपने सबके सामने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। आपने मेरी इज्जत का सोचा? सब स्टूडेंट्स मेरे मुंह पर हंस रहे थे। तुमने मेरी 3 महीने की रिसर्च कचरे में फेंकते हुए मेरी मेहनत का सोचा था। शहरयार की आवाज की गूंज कमरे में जलजला ला रही थी। और अगर मैंने क्लास में तुम्हें सजा दी तो वो एक प्रोफेसर का हक था। तुम उसका बदला मुझसे घर आकर लेती, मुझ पर गुस्सा करती, खाना ना खाती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने 1 सेकंड में ये साबित कर दिया कि तुम्हें इस शौहर की और इस हवेली की कोई परवाह नहीं है। बिना बताए फोन बंद करके गायब हो जाना। तुम्हें अंदाजा भी है कि रात भर मैं किस जहन्नुम से गुजरा हूँ? तो गुजरे, आपको भी पता चले कि तकलीफ क्या होती है। अनाया ने जिद में आकर चीखकर जवाब दिया। ये सुनते ही शहरयार के जब्त का बंधन पूरी तरह टूट गया। उसका चेहरा गजबनाक हद तक सुर्ख हो गया। वो एक खौफनाक भारी कदम बढ़ाकर बेड के बिल्कुल करीब आया, अनाया को दोनों कंधों से दबोचकर सीधा खड़ा किया और उसे पीछे धकेलता हुआ बेडरूम की सख्त दीवार से जा लगाया। उसका एक मजबूत हाथ अनाया के चेहरे के पास दीवार पर जकड़ गया और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसने अनाया के जबड़े को इतनी सख्ती से पकड़कर ऊपर उठाया कि अनाया की चीख अंदर ही दब गई। शहरयार का वजूद उस वक्त तपते हुए कोयले की तरह गर्म था और उसका चेहरा अनाया के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर था। तकलीफ? तुम मुझे तकलीफ का एहसास दिला रही हो, अनाया? शहरयार ने अपने दांत पीसते हुए इंतहाई मदम मगर जानलेवा हद तक सर्द और कटीली आवाज में कहा। उसकी गर्म सांसें अनाया के होठों को झुलसा रही थीं। तुम्हें लगता है ये कोई ड्रामा चल रहा है? अगर रात को तुम्हें कुछ हो जाता, कोई हादसा हो जाता, तो मैं दुनिया को क्या जवाब देता? तुम्हारे उस बाप को क्या मुंह दिखाता जो मुझ पर भरोसा करके बैठा है? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ गुस्से के साथ साथ एक सच्ची तड़पाती हुई तकलीफ और पागलपन था जो सिर्फ उसके खो जाने के खौफ से पैदा हुआ था। अनाया का जिद्दीपन उसके इतने करीब होने और उसके लम्स की तपिश से आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। शहरयार, मुझे दर्द हो रहा है, उसने सिसकते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों से दोबारा आंसू निकलकर शहरयार की उंगलियों पर गिरे। दर्द? अभी तुमने देखा कहाँ है, मिसेस शहरयार खान? शहरयार ने अपनी उंगलियों का दबाव कम किया, लेकिन उसका हाथ अब अनाया की नाजुक गर्दन के पीछे चला गया। उसे खुद से मजीद करीब खींचते हुए उसने अपने माथे को अनाया के माथे से टिका दिया। आज के बाद अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम रखने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें इस कमरे में कैद कर दूंगा। मैं कोई रूल, कोई कानून नहीं मानूंगा। तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत खुद तुम्हारी अपनी जात को भी नहीं है। शहरयार के सीने की ताश और उसके जुनून की गिरफ्त इतनी कड़ी थी कि अनाया का सारा गुस्सा और जिद्दीपन उसके आंसुओं के साथ बह गया। वो उसके मजबूत हिसार में कैद उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़े सिसकियां ले रही थी। शहरयार का गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे तड़पाते हुए सुकून में बदल रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही रिवायती कड़कपन और संजीदगी कायम थी। उसने अनाया को खुद से थोड़ा दूर किया, लेकिन उसके दोनों हाथ अब भी अनाया के नाजुक कंधों पर जमे हुए थे। उसने अपनी सुर्ख और जागी हुई आंखों से अनाया के रो रो कर लाल होते चेहरे को देखा। रोना बंद करो अब, शहरयार ने अपनी भारी और अक्खड़ आवाज में कहा, जिसमें अब गुस्से के बजाय एक कटीली नाराजगी थी। तुम्हारे इन आंसुओं से अब मेरी सख्तगीरी पिघलने वाली नहीं है। तुमने जो हरकत की है उसका हिसाब अब भी बाकी है।
अनाया ने हिचकी लेते हुए नजरें उठाई और गीले गालों के साथ उसे देखा। आपने भी तो सबके सामने। मैंने जो किया वो अपनी हद में रहकर किया। शहरयार ने उसकी बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा। उसने अनाया को कंधों से पकड़कर बेड की तरफ बढ़ाया और उसे बैठने का इशारा किया। लेकिन तुमने हदें पार की। अब चुपचाप यहीं बैठो। जब तक मैं वापस ना आऊं, इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो मुड़ा, ड्रेसिंग टेबल से चाबी उठाई और अनाया को वहीं बेड पर अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा एक बार फिर बंद हुआ, लेकिन इस बार लॉक होने की आवाज नहीं आई। शहरयार का ये खुला छोड़ा हुआ दरवाजा इस बात का सबूत था कि वो गुस्से में जितना भी हिटलर बन जाए, अपनी बीवी को सचमुच कैद नहीं कर सकता था। शहरयार सीधा नीचे किचन में गया। रात भर की जागने और गुस्से की वजह से उसका सर बुरी तरह फट रहा था। रहीम चाचा किचन में खड़े परेशानी से उबलते हुए पानी को देख रहे थे। शहरयार को अंदर दाखिल होते देखकर वो सहम गए। छोटे साहब, बीबी जी ने कुछ खाया नहीं कल से। रहीम चाचा ने डरते डरते कहा। आप नाश्ता तैयार करें चाचा, और 2 कप कड़क ब्लैक कॉफी भी, शहरयार ने अपनी शर्ट की आस्तीनें दुरुस्त करते हुए सर्द आवाज में कहा। उसका जलाल अब एक खामोश और जिद्दी खामोशी का रूप धार चुका था। 15 मिनट बाद शहरयार हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए दोबारा बेडरूम में दाखिल हुआ। अनाया उसी तरह बेड के कोने में घुटने समेटे बैठी थी, उसकी नजरें दरवाजे पर जमी। जैसे ही शहरयार ने ट्रे साइड टेबल पर रखी, कमरे में कॉफी की तेज खुशबू फैल गई। शहरयार ने कॉफी का एक मग उठाया और दूसरा मग अनाया के आगे कर दिया। नाश्ता करो। उसका लहजा बिल्कुल एक हुक्म जैसा था। अनाया ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। मुझे नहीं खाना कुछ, आप जाइए यहाँ से। शहरयार के लबों पर एक गहरी कटीली मुस्कुराहट उभरी। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा, बेड पर झुका और अनाया के दोनों हाथों को जबरदस्ती पकड़कर उसके रुख को अपनी तरफ मोड़ा। उसका चेहरा अनाया के बिल्कुल करीब था। मिसेज अनाया, मैं यहाँ तुमसे पूछने नहीं आया कि तुम्हें भूख है या नहीं। ये मेरा हुक्म है, शहरयार ने अपनी रेशमी मगर सख्त आवाज में कहा। उसकी उंगलियों का लम्स अनाया की कलाई पर तप रहा था। अगर तुमने खुद अपने हाथ से नहीं खाया तो फिर मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अनाया ने उसकी गहरी बाखार आंखों में देखा, जहां अब कोई माफी नहीं थी, सिर्फ एक कड़ा हक था जो वो अपनी बीवी पर जता रहा था। उसने हार मानते हुए खामोशी से सैंडविच का टुकड़ा उठा लिया। शहरयार ने सोफे पर बैठकर कॉफी का मग अपने लबों से लगा लिया, मगर उसकी नजरें अब भी अनाया पर जमी हुई थी। हवेली का ये नया दिन इन दोनों के बीच एक ऐसी खामोश जंग का आगाज था जहां मोहब्बत तो पूरी थी, मगर नाराजगी की दीवार अब इतनी जल्दी गिरने वाली नहीं थी। नाराजगी का ये सिलसिला चौथे दिन में दाखिल हो चुका था और हवेली की ये बोझिल खामोशी अब अनाया के आसाब पर सवार हो रही थी। इम्तिहानात सर पर थे और रिसर्च प्रोजेक्ट के कई ऐसे सवालात थे जो बगैर शहरयार की मदद के हल होना नामुमकिन थे। अपनी जिद का नुकसान वो पहले ही उठा चुकी थी, इसलिए अब उसने अपने मान को एक तरफ रखने का फैसला किया। रात के 9 बज रहे थे जब अनाया ने हिम्मत की, अपनी भारी किताबें और रजिस्टर सीने से भींचा और दबे कदमों से चलती हुई शहरयार के स्टडी रूम के बाहर आकर रुक गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर शहरयार अपने मखसूस रिवायती अंदाज में ऐनक लगाए लैंप की मध्यम रोशनी में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और रोबदार था। अनाया ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। शहरयार की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी। उसने सर उठाकर एक सर्द नजर दरवाजे पर खड़ी अनाया पर डाली, लेकिन कुछ बोले बगैर दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। अनाया अंदर दाखिल हुई और उसकी मेज के सामने खड़ी हो गई। शहरयार, मुझे रिसर्च के इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे का मेथड मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने धीमी और लरसती हुई आवाज में अपना रजिस्टर मेज पर आगे बढ़ाया। शहरयार ने टाइपिंग बंद की।
कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और अपनी ऐनक उतारकर मेज पर रखी। उसकी गहरी जागी हुई आंखों में अब भी वही कटीली नाराजगी थी। मिसेज अनाया, आपको किसी प्रोफेसर की मदद की क्या जरूरत है? शहरयार ने अपनी भारी और उखड़ आवाज में तंज किया। आपको तो सब पता है। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी मर्जी से रास्ते चुनती हैं और अपनी मर्जी से फैसले करती हैं। जो लड़की इतनी खुद मुख्तार हो, उसे अपने सवालात खुद हल करने चाहिए। मुझ जैसे सख्तगीर इंसान से पूछने की क्या जरूरत है? शहरयार का ये सर्द तंज अनाया के दिल पर तीर की तरह लगा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और इसरार करते हुए रजिस्टर उसके मजीद करीब किया। शहरयार, प्लीज, मैं यहाँ एक स्टूडेंट बनकर आई हूँ। मुझे वाकई ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। आप एक उस्ताद हैं, अपने स्टूडेंट को तो मना मत करें। शहरयार ने उसे देखा। अनाया का झुका हुआ सर और उसकी पशेमान आवाज देखकर उसके अंदर का सख्त प्रोफेसर जाग उठा। उसने एक गहरा सर्द सांस लिया। उसने अनाया के चेहरे की तरफ देखे बगैर मेज से अपना महंगा ब्लैक पेन उठाया, अनाया का रजिस्टर अपनी तरफ खींचा और तेजी से उस पर कैलकुलेशंस लिखने लगा। कमरे में सिर्फ पेन के चलने और अनाया की दबी दबी सांसों की आवाज थी। शहरयार ने पूरे 2 मिनट में इस पेचीदा सवाल को रजिस्टर पर हल किया, पेन वापस रखा और अब भी अनाया की तरफ देखे बगैर रजिस्टर आगे सरका दिया। ये लो, तुम्हारा सवाल हल हो गया है, अब तुम जा सकती हो। उसका लहजा बिल्कुल सपाट और बेलचक था। अनाया ने रजिस्टर उठाया, लेकिन वो वहां से हिली नहीं। उसका जब्त अब जवाब दे गया था। उसने रजिस्टर वापस मेज पर पटका और आगे बढ़कर शहरयार के बिल्कुल सामने आई। कब तक चलेगा ये सब शहरयार? अनाया की आवाज रुंध गई और उसके गालों पर आंसू बह निकले। आप कब तक मुझे इस तरह नजरअंदाज करेंगे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने रिक्शा लिया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन क्या मेरी इस एक नादानी की सजा इतनी बड़ी है कि आप मुझे अपने सामने एक जिंदा लाश बनाकर रखें? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? शहरयार का चेहरा उसके जज्बाती सवाल पर एक सेकंड के लिए सख्त हुआ। उसके लब सख्ती से भींच गए। उसने अब भी अपनी नजरें अनाया के रोते हुए चेहरे से चुराई और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए इंतहाई सर्द मोहर लहजे में बोला, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता मिसेज अनाया कि तुम्हारे अंदर का बचपना खत्म हो गया है और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। तुम यहाँ पढ़ने आई थी, मैंने सवाल हल कर दिया है। गो बैक टू योर रूम, मुझे अपना काम खत्म करना है। शहरयार का ये बेरहम और उखड़ जवाब सुनकर अनाया ने अपने होंठ को दांतों तले दबाया ताकि उसकी सिसकी न निकल सके। उसने झटके से अपना रजिस्टर उठाया और रोते हुए स्टडी रूम से बाहर भाग गई। पीछे शहरयार ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाई और उस खाली दरवाजे को देखा जहां से वो अभी गई थी। उसके हाथ की मुट्ठियां इतनी सख्ती से भींच गईं कि उसके पोर सफेद पड़ गए। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, अनाया के ये आंसू उसके अंदर के हिटलर को उतना ही कमजोर कर रहे थे, मगर उसकी अना अब भी उसके आड़े खड़ी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी का वही पुराना राज था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक चिंगारी सुलग रही थी। शहरयार हमेशा की तरह अपने 3 पीस ग्रे सूट में मलबूस अखबार हाथ में लिए चाय की चुस्कियां ले रहा था। अनाया ने चुपचाप उसके सामने ऑमलेट की प्लेट रखी, लेकिन उसका अपना दिल अंदर से बुरी तरह कुढ़ रहा था। कल रात की बेरुखी उसके दिल पर अब भी नक्श थी। जब शहरयार ने अखबार समेटा, अपनी ऐनक दुरुस्त की और घड़ी देखते हुए उठ खड़ा हुआ, तो अनाया ने गहरा सांस लेकर खुद को मजबूत किया। अब वो मजीद इस तरह घुटन में नहीं रह सकती थी। शहरयार, मुझे आपसे कुछ कहना है, अनाया ने उसका रास्ता रोकते हुए सामने आकर कहा। उसकी आवाज में पशेमानी तो थी, लेकिन एक मान और शिकवा भी था। शहरयार के कदम रुके। उसने अपनी सर्द और तीखी नजरें अनाया के चेहरे पर टिकाई, लेकिन खामोश रहा, जैसे उसे बोलने का मौका दे रहा हो। अगर उस दिन गलती मेरी थी, तो गलती आपकी भी थी शहरयार।
अनाया ने अपने हाथ आपस में भींचते हुए कहा। उसकी सूजी हुई आंखों में अब एक शिकवा उभर आया था। आपने पहले मुझे हवेली में सबके सामने डांटा और फिर यूनिवर्सिटी ले जाकर पूरी क्लास के सामने इस तरह जलील करके बाहर निकाल दिया। क्या एक उस्ताद का गुस्सा घर की लड़ाई का बदला लेने के लिए होता है? शहरयार का चेहरा इस इल्जाम पर यकदम सख्त हो गया। उसके लब सख्ती से भींच गए। वो एक भारी कदम बढ़ाकर अनाया के बिल्कुल करीब आया। उसका रोबदार वजूद अनाया पर साया फिगन हो गया। बदला? तुम्हें लगता है मैंने तुमसे बदला लिया अनाया? शहरयार की भारी आवाज में एक कटीला जलाल था जो धीमा मगर इंतहाई असरदार था। अगर मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें क्लास से बाहर निकाला तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस जिद्दी और उखड़ तबीयत की वजह से था। तुमने अपनी जिद में आकर गाड़ी में बैठने से इनकार किया, जानबूझकर हवेली में वक्त जाया किया और क्लास में लेट आई। लेकिन आप मुझे प्यार से भी तो कह सकते थे, अनाया ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। प्रोफेसर शहरयार खान के उसूल इतने सख्त हैं कि उनके सामने उनकी बीवी की इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं। प्रोफेसर शहरयार खान की क्लास में कोई बीवी या कोई टॉपर अलग नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट होता है। शहरयार ने उसके बहते आंसू को देखकर अपनी नजरें चुराई और सर्द लहजे में बोला, अगर मैं उस दिन तुम्हें रियायत दे देता तो पूरी क्लास पर मेरा क्या असर पड़ता? रूल सबके लिए बराबर हैं, मिसेज अनाया। और जो कुछ उसके बाद हुआ, वो रिक्शे वाला वाकया, वो सब तुम्हारी इसी उखड़ जिद का नतीजा था। तो क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? अनाया ने ही चक्की लेते हुए उसकी आस्तीन को छूने की कोशिश की। आप कब तक मुझसे यूं अजनबियों की तरह पेश आते रहेंगे? शहरयार ने अपनी आस्तीन को नरमी मगर सख्ती से उसके हाथ से छुड़ाया। उसका चेहरा अब भी एक पत्थर की मानिंद सपाट था। जब तक तुम यह नहीं सीख जाती कि जज्बात अपनी जगह और उसूल अपनी जगह होते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी है, अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो 5 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना मैं अकेला निकल जाऊंगा। वो अपनी चाबियां उठाकर उखड़पन से पोर्च की तरफ बढ़ गया। अनाया वही नाश्ते की मेज के पास खड़ी सिसकियां लेती रह गई। प्रोफेसर हिटलर की अना अब भी उनकी मोहब्बत पर भारी थी और रोज की ये रूटीन अनाया के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा की तरह रौनक से भरपूर था, लेकिन अनाया के लिए सब कुछ अजनबी और बोझिल हो चुका था। वो क्लासरूम की आखिरी सीट पर बिल्कुल खामोश और सहमी सहमी सी बैठी रहती। सहर ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन अनाया बस एक उदास मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती। जब भी शहरयार हॉल में लेक्चर के लिए दाखिल होता, अनाया की नजरें झुक जाती और वो डर कर अपने रजिस्टर में गुम हो जाती। शहरयार बोर्ड पर लिखते हुए या लेक्चर देते हुए अपनी ऐनक के पीछे से अनाया की इस बदली हुई हालत को मुसलसल नोटिस कर रहा था। वो लड़की जो कभी क्लास में सबसे अलर्ट और शौक हुआ करती थी, अब एक मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही थी। उसका ये खौफजदा और सहमा हुआ अंदाज देखकर शहरयार के सख्त दिल में कहीं एक टीस सी उठी। उसे अनाया पर बुरी तरह तरस आने लगा था, मगर उसका प्रोफेसर वाला रोब उसे क्लास में कुछ भी जाहिर करने की इजाजत नहीं दे रहा था। शाम के वक्त हवेली का माहौल मजीद बोझिल हो गया। अनाया अपनी किताबें और रजिस्टर लिए लाउंज की मेज पर बैठी थी और शहरयार हमेशा की तरह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसे रिसर्च प्रोजेक्ट का अगला हिस्सा पढ़ा रहा था। लेकिन आज शहरयार का अंदाज बिल्कुल अजनबियों जैसा था। उसके लहजे में ना कोई अपनायत थी, ना कोई गुस्सा, बस एक सर्द मोहर और पेशेवराना दूरी थी। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहा था। इस थ्योरी को इस तरह अप्लाई करना है मिसेस अनाया, यहाँ कैलकुलेशंस तब्दील होंगी। शहरयार ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए इंतहाई सपाट और खुश्क आवाज में कहा। उसने एक बार भी पढ़ाते हुए अनाया के चेहरे की तरफ नहीं देखा। अनाया बिल्कुल सहमी सहमी सी अपना कलम हाथ में दबोचे उसकी आवाज सुन रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो किताबें बंद करे और शहरयार का हाथ पकड़कर कहे कि वो इस अजनबी अंदाज को खत्म करे, लेकिन शहरयार की इस खामोश दीवार ने उसे इस हद तक खौफजदा कर दिया था कि उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। वो बस सहम कर सर हिलाती रही और उसका ये अंदाज देखकर शहरयार के अंदर की सख्ती
अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी, क्योंकि वो अपनी नाजुक बीवी को यूं खौफजदा नहीं देख सकता था। रात के 10 बजे जब शहरयार स्टडी रूम में अपनी फाइल्स खोले बैठा था, अनाया हाथ में चाय का मग लिए अंदर दाखिल हुई। उसने मग मेज पर रखा और इस बार शहरयार के दूर जाने का इंतजार किए बगैर सीधी उसकी कुर्सी के पास आकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने डरते डरते अपने दोनों कांपते हुए हाथ शहरयार के घुटने पर रख दिए। शहरयार, प्लीज मेरी तरफ देखें। अनाया की आवाज में इस बार कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक सच्ची तड़प और पशेमानी थी। शहरयार की उंगलियां पेन पर जम गईं। उसने नीचे झुककर अनाया के उदास और आंसुओं से नम चेहरे को देखा। उसका उखड़पन अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। मुझसे अब पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही शहरयार। अनाया ने रोते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए। उसकी हिचकी बंध गई। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं सचमुच बहुत जिद्दी हूँ। मैंने नादानी की। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दें। मुझे इस तरह नजरअंदाज मत करें। मैं सच में मर जाऊंगी। आई एम सॉरी शहरयार। अनाया का इस तरह बच्चों की तरह रोकर अपनी गलती मानना और माफी मांगना शहरयार के जब्त के आखिरी बंधन को भी तोड़ गया। वो जितना भी हिटलर बनने की कोशिश करता, अनाया के इन सच्चे आंसुओं के सामने उसकी सारी अना मिट्टी हो जाती थी। शहरयार ने एक गहरा और तपता हुआ सांस लिया। उसने अपनी ऐनक उतारकर मेज पर पटकी, झुका और अनाया को दोनों कंधों से पकड़कर जबरदस्ती जमीन से उठाया और सीधा अपने मजबूत सीने से लगा लिया। बस करो अनाया, रोना बंद करो अब। शहरयार की भारी आवाज अब उखड़ नहीं थी, बल्कि उसमें एक बेपनाह तड़प और मोहब्बत शामिल थी। उसने अपनी गिरफ्त को अनाया के नाजुक वजूद के गिर्द मजीद सख्त कर लिया, जैसे वो पिछले एक हफ्ते की कसर निकाल रहा हो। अनाया ने उसकी शर्ट को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सुकून की सांस ली। एक हफ्ते बाद शहरयार का ये लम्स और उसकी बाहों का हिसार उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रहा था। शहरयार ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके गालों पर बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अंदाजा भी है मिसेज अनाया कि तुम्हारा ये रोता हुआ और सहमा हुआ चेहरा देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। सजा मैं तुम्हें दे रहा था, पर तड़प में खुद रहा था। दोबारा कभी अपनी जान को खतरे में डालने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, समझी? अनाया ने रोते हुए भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। कभी नहीं शहरयार। शहरयार के लबों पर एक दिलकश और मध्यम मुस्कुराहट उभरी। उसने अनाया के माथे पर मोहब्बत से अपने लब रख दिए और इसी के साथ हवेली की वो दर्दनाक खामोशी और उनके बीच की कड़ी नाराजगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्रोफेसर हिटलर एक बार फिर अपनी मिसेज अनाया के सामने हार चुका था, मगर इस हार में भी उनकी मोहब्बत का एक अलग ही गुरूर था।